हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? हम किसी भी द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखते हैं: ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण रहता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्या हैं और a 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और कोई भी द्विघात या वर्ग समीकरण इस रूप में लिखा जाता है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमें 3-4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इसको अगर हम समझ लेंगे अच्छे से, सिर्फ सभी स्टेप को बहुत ध्यान से सुनो, देखो, और अगर इसे समझ लोगे तो आप पूर्ण वर्ग विधि से बहुत आसानी से द्विघात समीकरणों को हल कर लोगे। तो इसका सबसे पहला चरण है चरण क्रमांक 1। सबसे पहला चरण है इसमें कि x वर्ग का गुणांक 1 करना। अब x वर्ग का गुणांक 1 अगर प्रश्न में पहले से दिया हुआ है तो हमको x वर्ग के गुणांक को 1 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में x वर्ग का गुणांक मतलब x यहाँ पर a की जगह 0 के अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त कुछ और अंक है, तो पूरे समीकरण में हम उस अंक से भाग दे देंगे। तो भाग देने के कारण x वर्ग का गुणांक हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि x वर्ग का गुणांक 1 करना है। दूसरा चरण है कि इस द्विघात समीकरण का जो अचर पद है, अचर पद अर्थात c के स्थान पर जो कुछ भी रहे उसको हमें दाहिने पक्ष में पक्षांतर कर देना है। तो दूसरा चरण हुआ अचर पद का पक्षांतर, राइट हैंड साइड में। तो ये दूसरा चरण अचर पद का पक्षांतर राइट हैंड साइड में कर देंगे। और उसके बाद तीसरे चरण में हम करेंगे कि समीकरण के बाएं व दाएं पक्ष में x का गुणांक बटा 2 का वर्ग, x का गुणांक बटे 2 का वर्ग का योग करेंगे। अभी हम एक उदाहरण देके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। समीकरण के बाएं व दाएं पक्ष में x का गुणांक बटे 2 का वर्ग करेंगे और उसके बाद चौथा चरण होगा समीकरण के बाएं पक्ष में सर्वसमीका a वर्ग धन 2ab
धन बी वर्ग बराबर ए धन बी का पूर्ण वर्ग, या ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग बराबर ए ऋण बी का पूर्ण वर्ग का उपयोग करेंगे। और नंबर 5, फिर समीकरण को हल करेंगे। तो ये हमारे 5 चरण हैं। इन 5 चरण से हम आसानी से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण, एक चर के द्विघात समीकरणों का हल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो इन 5 चरण को आप बड़े ध्यान से समझ लो, देख लो, और अभी हम उदाहरण देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारे वर्ग समीकरण हल करने का पूर्ण वर्ग विधि। अब हम प्रश्नावली 3 के कुछ सवालों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके देखते हैं। तो जिसमें प्रश्नावली 3 में पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। इस पहले का पहला जो सवाल है वो है 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। अब इसे हल करने के लिए अभी इससे पहले जो मैं 5 आपको चरण बताया हूं उसको फॉलो कीजिए, उसके हिसाब से हल कीजिए। तो सबसे पहला हमारा चरण था कि x वर्ग का गुणांक यदि 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और संख्या है, तो उसे हमें सबसे पहले 1 करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 2 है। गुणांक का अर्थ यह होता है कि x वर्ग का गुणांक अर्थात x वर्ग के साथ कौन सा अंक गुणा में है। तो यहाँ पर x वर्ग के साथ 2 गुणा में है, तो इस 2 को हमको 1 बनाना है। तो 2 1 कब बनेगा, जब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये समीकरण है, समीकरण में खाली एक ही पद पर हम 2 से भाग दे देंगे तो पूरे समीकरण का मान में अंतर आ जाएगा। अतः हम क्या करेंगे कि इस 2 का भाग पूरे समीकरण में हम देंगे, क्योंकि इसको 1 करना है। तो इधर भले चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, समीकरण में 2 से भाग देने पर। तो समीकरण में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2x वर्ग भागित 2। तो 2x वर्ग भागित 2 करेंगे, तो मैं इसको एक बार लिख भी दे रहा हूं। तो ये हो गया 2x वर्ग भागित 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 x, और यहाँ आ जाएगा ऋण 4/2 बराबर 0। तो इसको भाग देके देखते हैं। तो ये 2 एकम 2 कट गया, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें मिल गया x वर्ग धन 1/2 x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं हम, अब x वर्ग का गुणांक यहाँ पर 1 हो गया। 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा चरण था कि अचर पद को दाएं पक्ष में पक्षांतर करना है। तो ये हो गया x वर्ग धन 1/2 x और ऋण 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो बराबर हो गया 2। ये दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा चरण हमारा था कि समीकरण के दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, हमें क्या जोड़ना था, क्या योग करना था, x का गुणांक बटे 2 का वर्ग। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x का गुणांक बटे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक है 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 x का गुणांक, और फिर से यहाँ पर बटे में 2 है की घात 2,
तो बराबर हमें मिला 1/2 की घात 2 मतलब 1/4 की घात 2। तो मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में हम 1/4 की घात 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x वर्ग धन 1/2x धन 1/4 बराबर 2 धन 1/4। तो हम बाएं पक्ष में भी 1/4 जोड़ दिए और दाहिने पक्ष में भी 1/4 जोड़ दिए। अब ये हमें जो बाएं पक्ष में मिल रहा है, तो अगले चरण के हिसाब से अब हमें सर्व समीका a धन b का पूर्ण वर्ग या a ऋण b के पूर्ण वर्ग का उपयोग करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें बीच वाला पद धनात्मक है। पहला पद और आखिरी पद के हिसाब से नहीं, हमको मध्य पद के हिसाब से चिन्ह लेना है। तो मध्य पद में यहाँ पर धन चिन्ह है, तो यहाँ पर जो सर्व समीका आएगी a धन b का पूर्ण वर्ग आएगा। तो यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह यहाँ पर 1/4 का वर्ग है। यहाँ भी हम 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1/4 लिख दिया था मैं, तो 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे तो ये हो गया a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो a धन b का पूर्ण वर्ग आएगा, तो ये हो जाएगा x धन 1/4 की घात 2 बराबर, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 धन 1 का वर्ग 1/4 का वर्ग 16। अब इसे इसके बाद अगला स्टेप क्या था, इस सम जो आ गया है अब इसे हल करना है। तो हल कीजिए तो ये हो जाएगा x धन 1/4 की घात 2 बराबर, यहाँ पर चूंकि ये परमेय व्यंजक है और बीच में धन का चिन्ह है तो इसको हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा 16, यहाँ पर बटे में 1 है तो 1 से 16 को भाग देंगे, 16 बार जाएगा और 16 का गुणा 2 से 16 दूनी 32 धन 16 एकम 16 1 एकम 1। तो यहाँ पर फिर से हमें मिल गया x धन 1/4 की घात 2 बराबर आ गया हमें 33/16 और 33/16। तो यहाँ पर आप वर्ग घटाएंगे तो हमें इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x धन 1/4 बराबर, यहाँ वर्ग घटा तो इधर लग गया वर्गमूल 33/16। और जब वर्गमूल लगता है तो यहाँ पर धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह दोनों आता है, लिखना चाहिए और होता ही है कि धन और ऋण दोनों लगेगा। तो अब इसको हल कीजिए, x धन 1/4 बराबर धन ऋण 33 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको हम करनी 33 ही लिखेंगे और बटे 16 का वर्गमूल होता है 4। अब यहाँ पर हमें मिल गया x धन 1/4 बराबर धन ऋण करनी 33/4। तो ये हमें हो गया, फिर अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया धन ऋण करनी 33/4 और ये इधर आके हो गया धन का इधर पक्षांतर हुआ तो ऋण 1/4। अब यहाँ पर दिख रहा है एक बार दो चिन्ह है, एक धन है और एक ऋण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर हमें मिलेगा x बराबर करनी 33/4 ऋण 1/4 बराबर, यहाँ पर लघुत्तम आ गया 4। तो लघुत्तम के हिसाब से हल करेंगे तो यहाँ 4 एकम 4 तो करनी 33 गुणित 1 करनी 33 ऋण 4 एकम 4 1 एकम 1। तो ये x का एक मान मिल गया। और एक बार हम ले रहे हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण करनी 33/4 ऋण 1/4। तो बराबर फिर से लघुत्तम 4, तो यहाँ बच जाएगा ऋण करनी 33 ऋण 1/4। तो इस तरीके से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए। पहला मान आया यहाँ करनी 33 ऋण 1/4 और दूसरा मान आया ऋण करनी 33 ऋण 1/4। तो इस तरीके से x के हल हमें प्राप्त हुए। बराबर क्या मिला, करनी 33 ऋण 1/4 और ऋण करनी 33 ऋण 1/4। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि से आराम से
x के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3 का पहला का तीसरा क्वेश्चन। 5x वर्ग ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहला काम फिर से हमें x वर्ग का गुणांक 1 करना है, मतलब यहाँ पर पूरे समीकरण में हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 से भाग दे देते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, मतलब 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया x वर्ग ऋण यहाँ पर हो जाएगा 6/5x। 6/5 में किसी में भी एक ही संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए 6/5 ऋण 2 और 2/5 करेंगे तो भी वो दोनों एक दूसरे किसी एक अंक से भाग नहीं जा रहा है। तो ये हो गया ऋण 2/5 बराबर 0। तो पूरे समीकरण में हम 5 से भाग दे दिए तो x वर्ग का गुणांक 1 आ गया। अब इसके बाद अचर पद को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो x वर्ग ऋण 6/5x बराबर ऋण 2/5 इधर आके हो गया धन 2/5। इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें हम समीकरण के दोनों पक्ष में जोड़ेंगे x का गुणांक बटे 2 का वर्ग। मतलब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, x यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर है 6/5, सॉरी ऋण 6/5। तो ऋण 6/5 बटे 2 तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 6/5 और यहाँ पर पहले से बटा 2 है की घात 2, अर्थात यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो हमें प्राप्त होगा ऋण की घात 2, मतलब धन हो जाता है। और यहाँ पर हो गया 6/5 दूनी 10, मतलब हमें मिल गया 6/10 की घात 2। और चूंकि यहाँ पर 6/10 में दोनों में 2 से भाग जा सकता है तो हो गया 2 3 6 2 5 10, मतलब हमें जो मिल रहा है वो क्या जोड़ना पड़ेगा, 3/5 की घात 2। तो ये हमें मिल गया। तो समीकरण के दोनों पक्षों में हमें यहाँ पर 3/5 की घात 2 जोड़ना है। तो ये हो गया x वर्ग ऋण 6/5x धन 3/5 की घात 2 बाएं पक्ष में जोड़ दिए। तो दाएं पक्ष में भी हमें जोड़ना पड़ेगा 3/5 की घात 2। अब फिर से यहाँ पर अब हमें सरल समीकरण का उपयोग करना है। तो सरल समीकरण में मैं बताया था मध्य पद के चिन्ह को देखना है। यहाँ मध्य पद में ऋण है, मतलब यहाँ पर सरल समीकरण लगेगी a ऋण b का पूर्ण वर्ग। तो ये हो जाएगा a मतलब x ऋण b का मतलब 3/5। तो a ऋण b का पूर्ण वर्ग, यहाँ पर अगर धन रहता तो a धन b का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऋण रहने पर a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर, अब इधर इसको हल कर लो, 2/5 धन 3 का वर्ग 9/5 का वर्ग 25। तो ये हो गया x ऋण 3/5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पर हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, 5 और 25 का लघुत्तम आएगा 25। अब इसको बाद हर से हमको भाग देना पड़ता है। तो हर में यहाँ पहले परिमेय व्यंजक में 5 है, तो 5 से भाग दो 25 को, 5 बार जाएगा, 5 पंचे 25, भागफल 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 धन 25 से 25 को भाग दोगे तो 25 एकम 25, भागफल 1 का गुणा 9 से, 1 निया 9। तो ये हमें मिल गया x ऋण 3/5 की घात 2 बराबर 19/25। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें वर्ग हटाना पड़ेगा। तो ये इधर बच जाएगा x ऋण 3/5, तो इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल 19/25। और जब वर्गमूल लगता है तो धन और ऋण लगाना पड़ता है। इसके बाद इसको पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर हमें मिल गया धन ऋण करनी 19, क्योंकि 19 का वर्गमूल नहीं निकलता, और 25 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बटे में 25 का वर्गमूल होता है 5।
और ये इधर पक्षांतर आके हो गया धन 3/5। जब इस टाइप से हमें जब प्राप्त हो जाता है तब इसके बाद हमें एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेना पड़ता है। तो एक बार हम ले लिए धन चिन्ह लेने पर x बराबर हमें मिल जाएगा धन करनी 19/5 धन 3/5, अर्थात यहाँ पर भी लघुत्तम आया 5, तो हमें मिला वर्गमूल 19 धन 3। और एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर हमें मिल जाएगा x बराबर ऋण करनी 19/5 धन 3/5। तो x बराबर फिर से लघुत्तम यहाँ पर 5 आया, लघुत्तम 5 आएगा, तो यहाँ पर फिर से 5 एकम 5, तो ये ऋण 19 ही बचेगा, ऋण करनी 19 और धन 3। तो इस तरीके से हमें x के 2 वैल्यू प्राप्त हो गए, x के 2 मान प्राप्त हो गए। तो x के हल नहीं, समी x के मान हमें प्राप्त हुए करनी 19 धन 3/5 और ऋण करनी 19 धन 3/5। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 2, जो कि है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7। ये सब एक के अंदर एक करनी लगी हुई है और इन सब का योगफल को हल कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको, कि अगर मैं इसको थोड़ा देर के अलग कर लूं, पहले वाले करनी 7 को थोड़ा देर के लिए अगर अलग कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो, क्योंकि यहाँ पर देखो एंड सो ऑन मतलब अनंत तक जा रहा है ये, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितने करनी 7 होंगे ये हमें पता नहीं, असीमित है, अनंत है। तो अगर मैं पहला वाले करनी 7 को थोड़ा देर के लिए अलग कर दूं, तो यहाँ पर हमें फिर से वही पद मिल जाता है, करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 धन एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 को यहाँ पर सबसे पहले मैं x के रूप में मान रहा हूँ, कि मान लो करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 धन एंड सो ऑन बराबर x। तो मैं इस प्रश्न को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए अलग मान लूं, तो ये करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 ये क्या हो जाएगा, ये पूरा x मिलेगा, ये पूरा x मिलेगा। तो ये अंदर की जो पूरी करनियां स्वतः ही अभी फिलहाल के लिए विलोपित हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये करनी 7 बच जाएगा, धन इस पूरे के जगह क्या आ जाएगा, x, इस पूरे पद की जगह आ जाएगा x। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा करनी 7, मैं इसको रख रहा हूं, और धन ये जो करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 है, इसके जगह हो गया x बराबर आ गया x, क्योंकि इस करनी 7 धन करनी 7 को हम लोग x के बराबर माने थे। तो इस करनी 7 के अंदर भी तो वही पद है, इसलिए इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं फिर से x। तो क्या बन जाएगा, करनी 7 धन x बराबर x। अब इसे हल करने के लिए चूंकि इधर करनी का चिन्ह है, तो इस करनी के चिन्ह को हमको हटाना पड़ेगा। और कोई भी करनी कैसे हटती है, जब हम उसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 7 धन x का पूर्ण वर्ग बराबर x का वर्ग। तो ये हमें किसी भी करनी का वर्ग, वर्गमूल का वर्ग होने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो ये हो गया 7 धन x बराबर x का वर्ग। अब इसको मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो हमें मिलेगा x वर्ग
धन x इधर आएगा ऋण x और धन 7 इधर जाएगा तो ऋण 7 बराबर 0। तो ये हमें एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब वर्ग समीकरण मिल गया तो इसको अब हमें हल करना है। तो हल करने के लिए आप मध्य पद को दो भागों में बांटकर या फिर पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल कर सकते हैं। तो अभी हम चूंकि प्रश्नावली 3 में पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं तो उसी के द्वारा हल करते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें देखना रहता है कि पहला पद जो x वर्ग है, x वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। तो नहीं है तो उसे 1 करना पड़ता है। चूंकि यहाँ पहले से ही x वर्ग का गुणांक 1 है इसलिए हमें 1 करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे चरण में हमें अचर पद को पक्षांतर करना है। तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण x बराबर ऋण 7 इधर आके धन 7। और तीसरे चरण में हमें समीकरण के दोनों पक्ष में x का गुणांक बटा 2 का पूर्ण वर्ग को योग करना पड़ेगा। तो ऋण का वर्ग हो गया धन, तो बराबर हमें मिल गया 1 बटा 2 का पूर्ण वर्ग। मतलब हम अब समीकरण के दोनों पक्ष में 1 बटे 2 के पूर्ण वर्ग को जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा x वर्ग ऋण x धन 1 बटे 2 का वर्ग बराबर 7 धन 1 बटे 2 का वर्ग। अब यहाँ पर बाएं पक्ष में हमें एक सर्व समीकरण प्राप्त हो गई और सर्व समीकरण के मध्य पद में x के मध्य गुणा x का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब यहाँ पर जो सर्व समीकरण आएगी a ऋण b का पूर्ण वर्ग, मतलब ये हो जाएगा x ऋण 1 बटे 2 का पूर्ण वर्ग बराबर 7 धन 1 बटा 4। x ऋण 1 बटे 2 का पूर्ण वर्ग बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ गया 4। तो यहाँ बटे में 1 था तो 1 चौक 4, 4 7 28 धन 4 एकम 4 1 एकम 1। तो हमें मिल गया x ऋण 1 बटे 2 की घात 2 बराबर 28 और 1 29 बटे 4। वर्ग हटाओ तो ये हो गया x ऋण 1 बटे 2 बराबर धन ऋण करनी 29 बटे 4। x ऋण 1 बटे 2 बराबर धन ऋण 29 का वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन 4 का वर्गमूल निकल सकता है, ये होता है 2। अब इसके बाद हमें एक बार पहले इसे पक्षांतर कर लेना है। तो ये हो गया हमें x बराबर धन ऋण करनी 29 बटा 2 धन 1 बटा 2। अब इसके बाद धन चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर x का जो मान हमें मिल जाएगा धन करनी 29 बटा 2 धन 1 बटा 2। तो x बराबर लघुत्तम 2, तो ये हो गया करनी 29 धन 1। और एक बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं। तो ऋण चिन्ह लेने पर हमें मिला x बराबर ऋण करनी 29 बटा 2 धन 1 बटा 2। तो x बराबर यहाँ भी लघुत्तम 2, तो बच जाएगा ऋण करनी 29 धन 1। तो इस तरीके से हमें दो जो करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 का हल क्या मिला। अतः हमें इसका जो मान मिल रहा है x के 2 मान मिल गए। इसका जो उत्तर होगा करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 का x बराबर करनी 29 धन 1 बटा 2 और ऋण करनी 29 धन 1 बटा 2। तो इस तरीके से हमें x के 2 मान इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कैसे हल करते हैं हमें आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली के कुछ और सवाल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनसे मिलते जुलते हुए प्रश्नों को आप बनाकर देखिए।